हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का नया पोर्टल आ चुका है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय लोगों को बहुत परेशानी भी आ रही है। अगर आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपके ऊपर नोटिस आ सकता है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कैसे की जाती है, अगर आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं और आपको किन किन चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, क्या चीजें आपको नोटिस दिलवा सकती हैं, मैं कंप्लीट कंप्रीहेंसिव नॉलेज आपको इस वीडियो में दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। ना केवल आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना सीखेंगे बल्कि आपके इनकम टैक्स के कॉन्सेप्ट भी डेवलप होंगे। आईटीआर 1 कौन फाइल करता है? अगर आप एक सैलरीड क्लास एम्प्लॉई हैं, आपको सैलरी से इनकम मिलती है, साथ में आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपका एक हाउस है उससे रेंट भी आ रहा है, और या आपका रेंट नहीं आ रहा, आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है लेकिन आपने होम लोन ले रखा है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो आप आईटीआर 1 में क्वालिफाई होते हैं। साथ में अगर आपका कोई इंटरेस्ट की भी इनकम आ रही है, चाहे एफडी से, सेविंग से, अदर सोर्स की कोई इनकम भी आ रही है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इवन दो अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है और वो भी 5,000 तक, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। और अदर सोर्स में अगर आपकी विनिंग फ्रॉम लॉटरी या हॉर्स रेस से इनकम है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो आईटीआर 1 सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज के लिए है। साथ में उसकी अगर ये हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस से इनकम या होम लोन है, अदर सोर्स से इनकम है लेकिन रनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या विनिंग फ्रॉम लॉटरी नहीं है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 और टोटल इनकम 50 लाख तक है, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 1 कैसे फाइल करते हैं, न्यू पोर्टल कैसा है, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूं। ये एक प्रैक्टिकल रिटर्न है, एक्चुअल में ये फाइल की गई है, ये कोई एग्जाम्पल वाली रिटर्न नहीं है, ये दिस इज द लाइव रिटर्न जो मैं आपके सामने अब फाइल करूंगा। अब मैं आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट है www.incometax.gov.in। जैसे ही आप वेबसाइट पे क्लिक करेंगे आपके सामने आएगी ये विंडो। इस विंडो में आपको करना है सबसे पहले लॉगिन। लॉगिन कहाँ है? राइट में टॉप में लॉगिन है, लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे यूजर आईडी मांगेगा। तो यूजर आईडी आपका पैन नंबर है या आधार नंबर या अदर आईडी, तो आप पैन नंबर यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ अपना पैन नंबर टाइप करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न भर रहे हैं और आपने अपना यूजर आईडी नहीं बनाया है तो आपको पहले अपना यूजर आईडी बनाना होगा। यूजर आईडी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप इससे यूजर आईडी पहले क्रिएट कीजिए, फिर उसके बाद आप लॉगिन करेंगे। यहाँ टिक कर दीजिए प्लीज कंफर्म योर सिक्योर एसएस मैसेज, पासवर्ड डालिए जो आपने क्रिएट किया है। फिर उसके बाद आप लॉगिन करते ही आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर पहले पूछ रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, तो अगर आपकी प्रोफाइल अगर वो बताएगा कितने % अपडेटेड है, आप अपडेट कर सकते हैं, उसे अपडेट कीजिए, अदरवाइज से स्किप करके आगे बढ़ जाइए। फिर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है फाइल नाउ। फाइल नाउ पे क्लिक करने का मतलब है कि आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब है आपका फाइनेंशियल ईयर जैसे 20-21 है तो असेसमेंट ईयर 21-22 रहेगा। असेसमेंट ईयर अगला साल माना जाएगा। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कंटिन्यू पे। फिर आप रिटर्न कैसे फाइल करना चाहते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग, आपको नई रिटर्न आपको फाइल करनी है, आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप अगर इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, एचयूएफ हैं तो एचयूएफ पे क्लिक करेंगे, तो आप इंडिविजुअल। फिर आपको सिलेक्ट करना है आईटीआर 1, फिर प्रोसीड विद आईटीआर 1, फिर लेट्स स्टार्ट। अब ये इंपॉर्टेंट विंडो है आपके लिए कि आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि मेरी जो इनकम है वो एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। अगर एग्जम्पशन लिमिट मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा मैं कमाता हूँ तो आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, और अदरवाइज
फिर ये इससे आपसे ये पूछेगा कि आपने 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में, 1 या मोर अकाउंट्स में आपने 1 करोड़ से ज्यादा जमा कराया है। अगर यस तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, और अदरवाइज आप इसे इग्नोर करके फर्स्ट जो आपकी टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक इनकम पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है फॉरेन ट्रेवल पर मोर देन 2 लाख, तो उस केस में आप को यहाँ क्लिक करना है सेकंड वाले पे। और अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की है तो भी आपको यहाँ क्लिक करना है। लेकिन एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो इन 3 रीजंस की वजह से रिटर्न फाइल करेंगे। आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन जो आपकी लिमिट से ज़्यादा इनकम है, तो आप इसी को ही क्लिक करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम, मतलब 2.5 लाख से कम की इनकम है, तो उस केस में आप अदर सेलेक्ट कीजिएगा। ये वाले कोई ऑप्शन मत सेलेक्ट कीजिएगा जब तक कि आप क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो आप नॉर्मल केस में आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिए और आगे कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, इसे ओके कर दीजिए। आपके पास आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इन्होंने 5 स्टेप्स बनाए हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स लायबिलिटी। आपको इन 5 को वैलिडेट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर पंच करनी है। तो 1 बाय 1 आपकी इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन को पहले हम देखते हैं क्या क्या पर्सनल इंफॉर्मेशन में डालना है। आपकी बेसिक डिटेल्स आएंगी इसके अंदर, आप यहाँ हम क्लिक करते हैं। फिर क्लिक करने के बाद हम नीचे जाएंगे, तो सबसे पहले ये आपसे पूछेगा जी आपका एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है, क्या आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, पीएसयू में जॉब करते हैं, क्या आप पेंशनर हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन में से आपको चूज करना है कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल है। अदर्स, ये याद रखिएगा, अदर्स मतलब प्राइवेट कंपनी में आप अगर जॉब करते हैं तो अदर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, पीएसयू में पीएसयू को सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं पीएसयू सिलेक्ट कर रहा हूं क्योंकि ये रिटर्न पीएसयू एम्प्लॉय की है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि मेरी जो रिटर्न है वो कौन से सेक्शन में है, 139(1) में है, 139(4) में है, 139(5) में है, या 119(2)B में है। तो नॉर्मल रिटर्न जो होती है वो 139(1) में होती है। आप ड्यू डेट में फाइल करेंगे तो 139(1) होगा। अगर आप लेट रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं, तो उस केस में 139(4) आएगा। अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5) आएगा। अगर आपने ड्यू डेट चली गई है उसके बाद आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं और तो आप डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रिटर्न फाइल करनी दी जाए, तो उस केस में आप यहाँ पर करते हैं आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। तो हमें नॉर्मल केस में 139(1) को सिलेक्ट ही करना है। अगर आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आया है तो उस केस में आपको इन तीनों में से कोई एक नोटिस है तो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर रिटर्न फाइल करेंगे। 139(9) का होता है नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अगर आपकी रिटर्न में कोई डिफेक्ट है तो डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि आपकी रिटर्न में डिफेक्ट है, तो उस डिफेक्ट को अगर आपको ठीक करना है तो आप 139(9) में फाइल करेंगे। 142(1) में जब आपके पास 142(1) का नोटिस आएगा तो उसमें आप रिटर्न फाइल करेंगे। 148 में नोटिस आएगा तो 148 में रिटर्न आप फाइल करेंगे। तो नॉर्मल केस में आप हमेशा 139(1) को सिलेक्ट कीजिए। नोटिस की है ही नहीं तो आप इसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, इस ऑप्शन को आप नहीं क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि क्या आप जो रिटर्न है ऑप्ट कर रहे हैं 115BAC। इसका मतलब है कि आप अगर आप न्यू रिजीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको 115BAC को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ओल्ड रिजीम में, मतलब ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम मतलब आपका टैक्स रेट और काफ़ी सारी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगी, लेकिन टैक्स रेट अलग रहेगा। तो आपको ये जरूर देखना है कि क्या न्यू रिजीम में हैं आप या ओल्ड रिजीम में हैं, तो आप उसे चूज करेंगे यस और नो में। तो हमारे केस में हम इसे नो को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ओल्ड रिजीम के हिसाब से ही हम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपसे अपने बैंक की डिटेल में ये पूछेगा कि आप रिफंड किस बैंक में ले लेना चाहते हैं। अपने बैंक को आप यहाँ पर बताएंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे जो भी बैंक आपने, जैसे मान लीजिए आपके 3 बैंक हैं तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है कौन से बैंक अकाउंट में आप रिफंड चाहते हैं। जो आपने लास्ट रिटर्न फाइल की थी उसके बेसिस से अपने आप डेटा आएगा। नया बैंक अगर आपको एडिशन करना है तो यहीं पर ऑप्शन है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
और आपको ये भी बताना है कि मेरा कौन सा बैंक रिफंड के लिए मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, तो अगर आपको नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ ऑप्शन ये अवेलेबल है। अगर मैं इसे ऐड करता हूँ तो क्या चीज़ें आएंगी आप देखते हैं, लेट्स सी। ये आपसे पूछेगा कि आपका अकाउंट का टाइप क्या है, करंट अकाउंट है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, या एनआरआई वाला अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट अकाउंट है, प्राइमरी आप अकाउंट होल्डर है, आईएफसी क्या है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच क्या है। तो ये डिटेल आपको फिल करनी होगी अगर आपके जो बैंक्स हैं मोर देन वन हैं, और या आपके जो बैंक की डिटेल अभी नहीं आ रही है, ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हो रही है और नए बैंक अकाउंट आए हैं, तो इसमें जरूर अपडेट कीजिएगा। एक चीज का ध्यान हमेशा रखिएगा, जितने बैंक आप ऑपरेट करते हैं सबकी डिटेल इसमें डालनी है। अगर डोरमेंट अकाउंट है, मतलब आपकी 3 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, उस बैंक अकाउंट को आप इसमें नहीं भी डालेंगे तो भी चल सकता है, डिपार्टमेंट अलाउ करता है। लेकिन जितने भी बैंक अकाउंट है इसमें आपको एंटर करना होगा उनकी डिटेल्स, और जिस बैंक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं कि मैं रिफंड के लिए एलिजिबल है उसको आपको टिक करना होगा। और इसे करने के बाद आप कंफर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है पर्सनल इंफॉर्मेशन का वो अपडेट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे ग्रॉस टोटल इनकम पर। जो नेक्स्ट स्टेप है, ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करते ही ये आपसे पूछेगा कुछ क्वेश्चंस, उनका आंसर आपको देना है। इंपॉर्टेंट ये है, आपको जो फॉर्म 16 मिला हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा। उसके अंदर जो भी एग्जम्पशंस हैं, जो भी अलाउंसेस हैं, वो उसमें मेंशन होंगे, उसके बेसिस से ही आंसर दीजिएगा। आपके पास डेटा ऑलरेडी फॉर्म 16 आपका बेस है, उससे आप देख सकते हैं। आपकी जो सैलरी स्लिप आपको मिलती है उसमें भी आप देख सकते हैं आपको कौन कौन से अलाउंसेस मिल रहे हैं। उसी से रिलेटेड ही डिपार्टमेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उनके आंसर यस और नो में देना है। तो देखते हैं पहले क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। तो आपको ये कहाँ से पता लगेगा कि आप ये वाला एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं? आप अपने फॉर्म 16 से देख सकते हैं। इस तरह की अगर कोई एग्जाम क्लेम आपने किया है वहां से आप देख सकते हैं, क्योंकि आपकी ही रिटर्न है, आपको पता होगा। अदरवाइज अगर आप अपने क्लाइंट के लिए रिटर्न भर रहे हैं या अपने रिलेटिव की रिटर्न भर रहे हैं तो आप जाकर उसके फॉर्म 16 से देख सकते हैं। तो आपको यस और नो करना है। अभी मैं आपको एक फॉर्म 16 से जो रिटर्न है उसमें दिखाता हूँ ये कहाँ पर है। अगर इस फॉर्म 16 को देखें, इसके अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर एग्जामिशन अंडर सेक्शन 10 दे रखी है 67,481। इसी के अंदर ही इसका ब्रेकअप दिया हुआ है कि ये 67,000 किस चीज़ के हैं। तो आप देख सकते हैं ये मिले हैं ऑफिस हेल्पर और यूनिफॉर्म एग्जामिशन के लिए। तो ये वाली जो यूनिफॉर्म एग्जामिशन मेंटेनेंस का वाला जो पॉइंट था उसमें आप डाल सकते हैं, और ये ऑफिस हेल्पर भी आप इसी में ही एंटर करेंगे। तो टोटल जो मेरी वैल्यू है वो 67,481 है। मैं यही वैल्यू उसके अंदर क्वेश्चन है उसका आंसर भी दूंगा यस, और एग्जामिशन की वैल्यू भी डालूंगा 67,481। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आगे बढ़ूंगा। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामिशन ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। अगर आपको सैलरी में ये चीज़ मिल रही है, आपको ये ऐसी एग्जामिशन क्लेम कर रखी है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हमारे केस में इस तरह की कोई एग्जामिशन है नहीं, तो हम इसे नो कर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये पूछे, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द डिपार्टमेंट एग्जामिशन रिपोर्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेस इज दिस। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके एम्प्लॉयर ने जब अपनी टीडीएस की रिटर्न फाइल की थी तो उन्होंने आपकी एचआरए की एग्जामिशन दी थी। एचआरए की एग्जामिशन किसके बेसिस से दी गई थी? वो आपने एम्प्लॉयर को जो एचआरए से रिलेटेड जो रेंट पेड की रिसिप्ट दी होंगी उसके बेसिस से उन्होंने कैलकुलेट करके आपकी एग्जामिशन निकाली और डिपार्टमेंट को बता रखी हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप एचआरए की एग्जामिशन क्लेम नहीं कर पाए, तो यहाँ पर नो करके आप अपने हिसाब से एचआरए की एग्जामिशन क्लेम निकालेंगे और यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। अदरवाइज फॉर्म 16 में ये वैल्यू ऑलरेडी आ रही है और डिपार्टमेंट ने भी यही कंफर्म किया है, आप जस्ट इसे कंफर्म कर देंगे। तो इसे मैं यस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फॉर्म 16 में भी यही वैल्यू है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जामिशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंसेस। अगर आपको इस तरह की कोई एग्जामिशन क्लेम की है तो यस कीजिए,
अदरवाइज से नो करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जम्पशन फ्रॉम सैलरी इनकम। तो इसके लिए आपको अपना फॉर्म 16 देखते हैं, उसमें क्या अदर एग्जम्पशंस हैं। तो ये देखिए कोई एग्जम्पशन नहीं आ रही है, ओनली 67,481 की आ रही है, अदर कोई एग्जम्पशन है नहीं, तो हम इसे नो कर देंगे। अब ये कंटिन्यू कर दीजिए, आपका क्वेश्चनियर कंप्लीट हो गया है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपकी सैलरी की डिटेल इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है। अब आपको जस्ट वेरीफाई करना है, इंफॉर्मेशन में अगर कुछ कमी है तो उसे आप एडिट कीजिए, अदरवाइज आपकी सारा डेटा ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा चुका है आपके थ्रू एम्प्लॉयर। आप कंफर्म कीजिए उस डेटा को, अदरवाइज उसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कीजिए। ऐसा पॉसिबल है कि कई इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपको मान लीजिए रेंट मिला, वो इंफॉर्मेशन आपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई, तो उस केस में उस डेटा को यहाँ पंच कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न की, एम्प्लॉयर को नहीं बताया गया, तो वो वाली जो अदर सोर्स की इनकम है यहाँ पर आप डालेंगे। तो मैं आपको अब ये करके दिखाता हूँ ये कैसे किया जाता है। जैसे पहले बात करते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम की। ये तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप। हाउस प्रॉपर्टी मतलब रेंट की इनकम, या आपका अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और आपने होम लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट भी आप यहीं पे डालेंगे। तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उस केस में मैंने कोई होम लोन है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट हो जाएगा। लेट आउट है मतलब आपने किराए पे दे रखा है। डीम लेट आउट, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से उसे मान लिया गया है कि वो लेट आउट है, तो हम कलेक्ट करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड को। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड पे क्लिक किया है तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, तो आप यहाँ पर इंटरेस्ट की वैल्यू डालेंगे, इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल। और यहाँ पर अगर कोई एरियर या अनरिलाइज्ड रेंट पिछले सालों का आपको मिला है वो भी यहीं पे ही डाला जाता है। अगर कुछ नहीं है तो आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, आप इसे सिंपली इग्नोर कर देंगे। अभी मैंने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें नहीं डालनी है हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि कोई होम लोन भी नहीं है और ना ही कोई रेंट से इनकम है। आपको ये भी देखना है कि जो फिगर्स सैलरी की इसमें ऑटो पॉपुलेटेड आ रही है ये फॉर्म 16 से मैच हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है तो आप एडिट पे क्लिक करिए, एडिट पे क्लिक करके फिर चेक कीजिए। ये देखिए यहाँ पर इंटरटेनमेंट अलाउंस के 50,000 आ रहे हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरी फॉर्म 16 में कोई इंटरटेनमेंट अलाउंस के 50,000 की डिडक्शन है। तो यहाँ मैंने देखा नो, ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है, तो मैं इसे 0 करूँगा। ये गलत इन्फॉर्मेशन सिस्टम से आई है, आप उसे एडिट कर सकते हैं, गलती को आप चेंज जरूर कीजिए, अदरवाइज आपके लिए ही प्रॉब्लम बन जाएगी। इसे सेव करते हैं। और एक चीज़, जो टोटल इनकम यहाँ पर आ रही है जैसे 17,25,256, इसे आप फॉर्म 16 से मैच कीजिए कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम इतनी ही थी। जो एग्जाम्पशन आपकी 86,000 आई है, ये 86 आपकी फॉर्म 16 से मैच हो रही है, मेरे केस में मैच हो रही है, मैंने इसे मैच किया है। आप और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 16 अंडर सेक्शन 16 है ये 50,000 फिक्स है, तो ये ऑटोमेटिक आएगी, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। और आपके फॉर्म 16 में भी ये आएगी, तो आपकी जो टोटल इनकम अंडर द हेड सैलरीज है वो 15,88,443 है। तो आप फॉर्म 16 में मैच कीजिए, क्या मेरी फॉर्म 16 में जितनी इनकम है वो इससे मैच हो रही है। अगर यस तो आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो हमारे केस में ये टोटल मैच हो रही है, 15,88,443 मैच हो रहा है फॉर्म 16 से। हम आगे बढ़ेंगे, कंफर्म कर देंगे अगर मुझे इसमें कुछ एडिट नहीं करना। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है ग्रॉस टोटल इनकम का अपडेट हो गया है। अब आते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन में 80C to 80U तक सारी डिडक्शन हम इसमें डालेंगे, चैप्टर 6A की। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिडक्शन आप जो क्लेम कर रहे हैं, जैसे अभी हमने सैलरी के केस में देखा कि कौन कौन सी एग्जाम्पशन आप क्लेम कर रहे थे, सिमिलरली ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिडक्शन से रिलेटेड, तो आपको यस और नो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड।
तो आपका अगर आंसर यस है, डोनेशन का केस है, तो यस कीजिए, अदरवाइज इसे नो कर दीजिए। डोनेशन मतलब 80G। और डोनेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, कैश में डोनेशन अप टू 2000 ही अलाउ है, और मोर देन 2000 के केस में आपकी ये अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर रूरल डेवलपमेंट। अगर आप कोई ऐसी एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आप उसे यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। आर यू क्लेमिंग फॉर डिडक्शन अंडर 80GG। 80GG का मतलब है कि आपको HRA नहीं मिलता है, आपकी सैलरी के अंदर HRA का एग्जाम्पशन नहीं है, आप या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उस केस में आप रेंट पेड की एग्जाम्पशन यहाँ पर ले सकते हैं 80GG में। और 80C में देखिए ऑटोमेटिक 1,50,000 ऑटोमेटिक आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि फॉर्म 16 में 1.5 लाख की एग्जाम्पशन ऑलरेडी ली जा चुकी है। ये इसे सिस्टम पॉपुलेटेड ऑटो पॉपुलेटेड मोड से आपको दिखा रहा है, तो आपको कंफर्म करना है यस और नो। तो यस है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो है तो उसे चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर 80CC-D2 कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर। अगर आप इस तरह की एग्जाम्पशन है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड और मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल्स। तो आप 80D में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो 80D में आते हैं, और या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल के केस में कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर है तो उसकी भी 80D में रिडक्शन मिलती है। तो आप अगर क्लेम कर रहे हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो कर देंगे। तो हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज 80D हम यहाँ पर यस करते हैं। एक और डिडक्शन है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन फॉर सेल्फ एंड रिलेटिव। मतलब इंटरेस्ट पे करने हैं एजुकेशन लोन की, अगर उस तरह का केस है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका अमाउंट देना होगा, कितना इंटरेस्ट आपने पे किया है, अदरवाइज नो करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट है क्या आप अदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं? तो यहां हम 80CC-D1B कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन स्कीम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें एनपीएस, ये है एनपीएस में अगर आपने 50,000 तक की आपको 80C के अलावा एडिशनल 50,000 की रिडक्शन मिलती है, तो यहाँ पर आपको 50,000 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 50,000 आपको डिडक्शन मिली है, तो 50,000 कहाँ से आया? आपने एनपीएस पे कर रखा है। क्या फॉर्म 16 में होगा? यस, डेफिनेटली ये फॉर्म 16 में भी होगा, हम चेक भी करेंगे इसे। यहाँ ऑटो पॉपुलेटेड आ रहा है, इट मीन डेफिनेटली ये है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो इन्फॉर्मेशन फॉर्म 16 में है उनमें से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है। यहाँ 80CC-D की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 50,000, तो सेम मैच हो रही है। इसके बाद आप कंटिन्यू कीजिए, तो आपने अपनी जितनी भी डिडक्शन थी उसकी डिटेल अपडेट कर दी है। यहाँ एडिट करने का ऑप्शन आपको जब तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तब तक हमेशा एडिट करने का ऑप्शन है। एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे कि जितने 80C, 80D, 80CC-D1B कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने डाली है, एडिट करना चाहें तो एडिट करने का ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा, आप चेंज कर सकते हैं। और इसे कंफर्म करके आप अपने ये वाला जो थर्ड स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे। अभी मैंने क्लिक किया 80TTA। ये क्या होता है? 80TTA का मतलब है इंटरेस्ट सेविंग बैंक का, एफडी का नहीं, सेविंग बैंक का। अगर आपको जो इंटरेस्ट मिला है वो भी अदर सोर्स में इनकम है, तो उसकी इनकम आप अदर सोर्स में बुक करेंगे, सिमिलरली उसकी डिडक्शन यहाँ क्लेम करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 10,000 तक की है। अगर सपोज कीजिए आपको सेविंग में 12,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है और यहाँ 10,000 ही आप क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन में, अदर सोर्स में 12,000 जाएंगे और यहाँ पर 10,000 जाएंगे।
तो अभी हम कैसे निकालेंगे, अब मैं क्या करूँगा, जिस इंडिविजुअल की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उनकी सेविंग के इंटरेस्ट उनसे कैलकुलेट करूँगा, फिर मैं इस इंटरेस्ट को ड्यूरिंग द ईयर 20-21 में जितना इंटरेस्ट मिला है वो वैल्यू इसमें डाली है, जो है 3777 रुपीज़। मैं सिमिलरली इसको अदर सोर्स में भी डालूंगा, तो दोनों जगह डालना है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, अदर सोर्स में भी डालिएगा और यहाँ भी डालिएगा। तो इसे हम ऐड करेंगे, ये भी एक डिडक्शन है, फिर हम कंफर्म करके आगे बढ़ेंगे। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ देखिए कंफर्म लिखा हुआ आ गया है अपने आप ही। अब नेक्स्ट स्टेप है टैक्स पेड। आपको टैक्स पेड पे क्लिक करना है। आपका जो टीडीएस कटा हुआ है वो कटा हुआ है 1,46,602 रुपये, ये सिस्टम दिखा रहा है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू पोर्टल में ये मिस्टेक्स हो रही हैं कि ये अपडेटेड नहीं आ पा रहा है, तो आपको अपनी रिटर्न से मैच करना है इसे। न्यू पोर्टल में कई बार कई इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आ पा रही हैं, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा अपने फॉर्म 16 से और अपने डेटा को ज़रूर मैच कीजिएगा। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फॉर्म 16 में कितना है, और अगर जैसे ही फॉर्म 16 से मैच करने के बाद आपको पता लगता है कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं आई है, तो उस केस में आप इसे एडिट कीजिए और एडिट एज पर फॉर्म 16 कीजिए कि फॉर्म 16 में कितना है, और उसमें टैक्स भी अगर गलत आ रहा है तो टैक्स भी चेंज कीजिए। तो हमारी फॉर्म 16 में देखते हैं टोटल इनकम कितनी है। अब फॉर्म 16 में हमने देखा इनकम आ रही है सैलरी की 15,88,443। यही सेम वैल्यू आपकी रिटर्न में भी आएगी। और जो टैक्स पेड है वो भी हम देखेंगे। जो टैक्स पे हो रखा है वो हो रखा है 2,38,194। ये कहाँ से देखा, फॉर्म 16 से मैंने देखा, तो मैंने इसे अपडेट कर दिया। अगर आपका अदर देन सैलरी, जैसे कि मान लीजिए एफडी के इंटरेस्ट पे टीडीएस कटा है तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। अगर टीसीएस कटा है तो यहाँ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आप सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। कई बार न्यू सिस्टम की, न्यू पोर्टल की वजह से इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम आए, तो आप 26 AS में भी ज़रूर जाके चेक कीजिएगा कि आपका डेटा क्या आ रहा है। तो मैं आपको 26 AS से भी चेक करके दिखाऊंगा। और अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन टीडीएस की कम आ रही है तो आप सिमिलरली उसे ऐड कीजिए। ऐड करके अपना जो डिडक्टर है उसकी डिटेल डालिए और कितना टीडीएस कटा है सब इसमें आप डाल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। तो उसमें हम 10 ऑफ द डिडक्टर, नेम ऑफ द डिडक्टर, कितनी रिसिप्ट थी, कौन सी ईयर का टैक्स था, कितना टैक्स कटा, और टीडीएस जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें डाल सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान जरूर रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं ये आपके 26 AS में आ रहा हो, या आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि डिपार्टमेंट इसे चैलेंज कर सकता है। तो आपके पास पूरा बेस होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट होने के बाद करके आप इसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म मतलब आपने अपना स्टेप नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। ये कंफर्म आ गया इसके ऊपर। नेक्स्ट है द लास्ट टैक्स लायबिलिटी। जितना मैंने टैक्स मेरा कैलकुलेट हुआ, सिस्टम ने कैलकुलेट किया एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और मैंने उतना टैक्स जमा करा दिया, ये आपको बताएगा। आपका कोई इंटरेस्ट है, जैसे कि आपने एडवांस टैक्स वगैरह प्रॉपर टाइम से जमा नहीं कराया, या आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स कम जमा कराया, तो सारा डेटा इसमें आपको आ जाएगा। इंटरेस्ट खुद ये कैलकुलेट कर देगा। आप कंफर्म कीजिएगा कि वो सारा डेटा ठीक है, उसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो हमारे केस में 2,38,193 का टैक्स बना था, उतना ही जमा हो रखा है। तो 80 TTA में, लेकिन मैंने अदर सोर्स में इनकम नहीं दिखाई थी, तो वो वाली मिस्टेक को मैं अब ठीक करूंगा। अदर सोर्स में वो इनकम भी दिखाऊंगा। अदर सोर्स में आपका इंटरेस्ट है, सेविंग का हो, एफडी का हो, इवन डिविडेंड भी इसमें आता है। डिविडेंड इनकम भी अदर सोर्स का पार्ट है। ये भी आपको डिटेल डालनी होगी अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो अब हम इसे चेंज करते हैं। ऐड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग? यस, वी हैव इनकम। सो हम इसमें वो वाली वैल्यू डालेंगे। क्या वैल्यू थी? 3777, जिसकी मैंने 80 TTA में एग्जम्पशन भी क्लेम की है।
और ये अदर क्वेश्चन आपसे पूछा है, डू यू हैव ए इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसमें आपको यहाँ पर अगर है तो आपको यस करना है। डू यू हैव रिसीव्ड इनकम एज इनहेंस कंपनसेशन, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन, फैमिली पेंशन के केस में यहाँ यस करेंगे। इनकम टैक्स का रिफंड अगर आपको लास्ट ईयर मिला था उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आपको अर्न किया है तो वो यहाँ पर यस करेंगे। कोई और अदर इनकम भी है तो आप उसमें यस करके इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। जो इस बार जो लास्ट ईयर और इस ईयर में डिविडेंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड को आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है डिविडेंड की। डिविडेंड में आपको क्वार्टरली बेसिस में इंफॉर्मेशन देनी है कि हर क्वार्टर में आपको कितना डिविडेंड इनकम रिसीव हुई, अप टू जैसे 15 जून तक आपको कितना डिविडेंड मिला, 16 जून टू 15 सितंबर तक आपको कितना मिला डिविडेंड, 16 सितंबर टू 15 दिसंबर कितना डिविडेंड मिला, 16 दिसंबर टू 15 मार्च कितना डिविडेंड मिला, और 16 दिसंबर टू 31 मार्च तक कितना डिविडेंड मिला। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसमें डालनी है अगर आपको डिविडेंड इनकम मिली है, अदरवाइज इसे छोड़ के आप कंफर्म कर देंगे। आप देखेंगे हमारे पांचों स्टेप कंफर्म है, कंफर्म मार्क देखिए आ रहा है सबके ऊपर। तो अब हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड मतलब अब हम आगे के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। ये फाइनल स्टेप है। एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखा है काफ़ी लोग करते हैं, एग्जम्प्ट इनकम को रिटर्न में नहीं दिखाते हैं। एग्जम्प्ट इनकम को भी रिटर्न में दिखाया जाता है अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है। तो यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है एग्जम्प्ट इनकम का, तो आप इसे भी चेक कर लीजिएगा कि अगर इसमें अगर आपको कुछ डालना है तो ज़रूर डालिएगा। और यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, उस पर आप क्लिक कीजिए और जो एग्जम्प्ट इनकम है उसे डालिए। तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम है 5000 तक, तो यस अगर है तो अमाउंट मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जितनी भी एग्जाम इनकम के नेचर हैं वो इसमें डाले जाएंगे। तो इसमें मैं आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड रिसीव, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड रिसीव्ड। तो रिटायरमेंट से रिलेटेड भी अगर आपको कोई अमाउंट्स मिले हैं जो एग्जम्प्ट हैं वो इसमें डाले जाएंगे। तो जो एप्लीकेबल हो उस पर क्लिक कीजिए, अमाउंट डालिए। ये आपको रिपोर्ट करना है डिपार्टमेंट को, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो छोड़ दीजिए। अब हमारे पांचों स्टेप कंप्लीट हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे प्रोसीड पर। ये मैसेज दे रहा है कि कोई रिफंड आपका नहीं बना है, ठीक है। अब प्रीव्यू अगर आप अपनी रिटर्न का देखना चाहते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है तो डिपार्टमेंट आपको एक बार फिर चांस दे रहा है। तो आप अपनी पूरी डिटेल को एक बार चेक कर लीजिए, प्रीव्यू में देख लीजिए कि मैंने फॉर्म 16 से मैच कीजिए। कोई मिस्टेक होगी तो आप उसे दोबारा से एडिट कर सकते हैं, एडिट कीजिए, नहीं तो फाइनल स्टेप की तरफ फिर बढ़िए। हमने वेरीफाई कर लिया है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। प्रोसीड टू वैलिडेट, अब मैं वैलिडेट कर रहा हूँ रिटर्न को। अगर रिटर्न की समरी देखना चाहें तो आप दोबारा समरी भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपसे डिक्लेरेशन लेगा, उसमें आप डिक्लेरेशन में प्रोसीड टू प्रीव्यू, आप वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये मैसेज आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुली। इसका मतलब कोई एरर नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। अब आपके पास वेरिफिकेशन करने के 3 ऑप्शन हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर और वेरीफाई वाया ITR 5। इसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि मैं ई वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे फिजिकल प्रिंट आउट में निकालूंगा और 120 दिन के अंदर डिपार्टमेंट को भेज दूंगा। तो हम अभी वेरीफाई करेंगे, तो ई वेरीफाई नाउ, कंटिन्यू। अब ये पूछ रहा है कि आपको आधार बेस, जो आधार में आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर OTP आ जाए, तो डेफिनेटली मैं आधार बेस को यूज़ कर रहा हूँ और रिटर्न को वेरीफाई कर रहा हूँ। मेरे पास ऑप्शन ये भी है DSC थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, या अगर आपके पास ऑलरेडी ई वेरिफिकेशन कोड है तो यहाँ क्लिक करेंगे और ऑलरेडी है OTP नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर मैं अपना OTP आ चुका है, मैं OTP को डिटेल डालूंगा इसके अंदर और कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ आई एग्री जरूर कीजिएगा। यहाँ आई एग्री करते ही जनरेट आ चुका है, OTP को हम एंटर करेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ चुका हो गया और आपकी ईमेल ID पर भी मैसेज आ चुका होगा। गो टू द डैशबोर्ड। अब आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, वेरीफाई भी हो चुकी है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रिटर्न आपने फाइल की है उसकी एक्नॉलेजमेंट निकालनी है तो आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी निकाल सकते हैं। मैंने अपनी रिटर्न को 26AS फॉर्म 16 से अपने डेटा को वेरीफाई कर रखा था, लेकिन वो करते कैसे हैं ये मैं अब आपको करके दिखाता हूँ। आपको जाना है सर्विस के अंदर, सर्विस के अंदर आपको जाना है सर्विस में व्यू 26AS। 26AS का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट के पास आपका जो डेटा है वो क्या है। यहाँ आई एग्री कीजिए, प्रोसीड की तरफ बढ़िए, व्यू क्रेडिट 26AS। तो यहाँ पर आप करेंगे तो नीचे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, व्यू HTML, देन व्यू। अब आपके पास जितना आपका TDS कटा है, किस एम्प्लॉयर ने काटा है, कितना अमाउंट क्रेडिटेड हुआ था, कितना डिडक्टेड था और कितना TDS कटा है, ये फिगर्स आप 26AS में देख सकते हैं। 26AS में देखकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप हमारी रिटर्न में भी यही वैल्यू आ रही थी, जो मेरी फॉर्म 16 के अंदर जो वैल्यू आ रही थी वो भी मैच इससे हो रही है। आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका अदर नेचर का भी TDS कटा है तो उसका भी डेटा यहाँ पर आएगा। तो आप रिटर्न में ज़रूर चेक कीजिएगा कि 26AS में क्या आ रहा है, फॉर्म 16 में क्या आ रहा है और जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर्स आ रही हैं वो क्या हैं। तो प्रिवेल क्या करेगा, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसी को ही रिटर्न डिपार्टमेंट को चाहिए। ऐसा नहीं है जो फॉर्म 16 में नहीं है उसे आप क्लेम ही नहीं कर सकते। आप 26AS में है, फॉर्म 16 में नहीं है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो जो एक्चुअल है उसी को ही आप क्लेम। कैसे रिटर्न फाइल करते हैं मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता दिया है। फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज हो सकती हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।